स्टार्ट किया जाए। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर। वेटेज सबका फिक्स है, सबके दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर 6 चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी में है तो 12 क्वेश्चन अधिकतम आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, और कहो 10 ही क्वेश्चन आए। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में इंट्रोडक्शन जो दिया है उसमें जनरल कहानी लिखी है, कोई बहुत विशेष नहीं है। कह रहा है जितनी भी लिविंग सेल हैं सबको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन या कोई भी एसेंशियल सब्सटेंस, और कौन सी चीजें रिमूव करनी पड़ेंगी, तो कहोगे वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंस। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए जो इन सब्सटेंस को सेल तक पहुंचाए और सब्सटेंस को सेल से रिमूव करे। अलग अलग एनिमल ने अलग अलग तरीका अपनाया है ट्रांसपोर्ट का, यहां से अंडरलाइन करेंगे इस जगह से। अगर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे स्पंज और सिलेंट्रेट की बात करें तो हाईलाइट कर लीजिए, इन लोगों ने सर्कुलेट किया वाटर को, बॉडी में वाटर सर्कुलेट कर दिया फ्रॉम सराउंडिंग, और इसी से क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया चीज़ों का। लेकिन जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जाएंगे तो हम देखेंगे कि कुछ न कुछ स्पेशल फ्लूइड का सर्कुलेशन हो रहा है। जैसे कि ब्लड, ये टिक कर लीजिए, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है बाय मोस्ट ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, इवन हम लोगों का भी, ह्यूमन का। एक और फ्लूइड है जिसका नाम लिम्फ है, ये आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। तो क्वेश्चन 3 है केवल, कौन कौन लोग हैं जो अपनी बॉडी कैविटी से वाटर सर्कुलेट करते हैं एक्सचेंज के लिए, तो कहोगे सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पंज और सिलेंट्रेट। कौन कौन लोग हैं जो ब्लड सर्कुलेट करेंगे, तो कहोगे हायर ऑर्गेनिज्म। पहले पढ़ेंगे ब्लड और फिर हम पढ़ेंगे ब्लड का सर्कुलेशन। ब्लड में हमको 3 चीजें पढ़नी है, मैट्रिक्स या प्लाज्मा पढ़ना है और फॉर्म्ड एलिमेंट। पहले प्लाज्मा की बात करेंगे। पहली ही लाइन इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा का कलर कैसा है, एक्स्ट्रा कलर, जो भूसे का रंग होता है, जो भूसे का रंग होता है हल्का सा लाइट गोल्डन कलर, वो वाला होता है। तो एक्स्ट्रा कलर होता है, विस्कस होता है, और लगभग कितना 55% ऑफ द ब्लड होता है। बचा कितना, इसमें जो टोटल प्लाज्मा है 90 to 92% प्लाज्मा क्या है, वाटर, और 6 to 8% क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन के नाम पर 3, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और एल्ब्यूमिन, यही 3 मेजर प्रोटीन है। इसमें सबका अलग अलग काम है। अगर हम फाइब्रिनोजेन की बात करें तो ये किसके लिए है, क्लॉटिंग या कोआगुलेशन के। अगर हम ग्लोब्यूलिन की बात करें तो ये किसके लिए है, तो डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि गामा ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी बनाता है। और अगर हम एल्ब्यूमिन की बात करें तो ये मेंटेन करेगी क्या, ऑस्मोटिक बैलेंस। प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट में मिनरल जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड वगैरह होते हैं, और स्मॉल अमाउंट में ही ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड वगैरह भी पाए जाते हैं, और ये सब प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे। और ऑलवेज ट्रांजिट मतलब इनका कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ चेंज होती रहती है। एक और खास बात, फैक्टर फॉर कोआगुलेशन या क्लॉटिंग भी पाए जाएंगे, बस ये अंडरलाइन करो किस फॉर्म में, तो याद रहेंगे इनएक्टिव फॉर्म में। और आखिरी लाइन, प्लाज्मा में से क्या हटा दिया जाए तो जो बचेगा उसका नाम सीरम। सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। फॉर्म्ड एलिमेंट, 3 फॉर्म्ड एलिमेंट हैं, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट। और फॉर्म्ड एलिमेंट कितने परसेंट बनाते हैं, 45% बनाते हैं। सबसे पहला है इरिथ्रोसाइट, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं। ये टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट एबंडेंट ब्लड सेल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, तो मोस्ट एबंडेंट कौन सी है, आरबीसी। एक हेल्दी ह्यूमन में कितनी होती है, तो लगभग 5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर
क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। आरबीसी कहाँ बनती है, तो याद रखेंगे रेड बोन मैरो में बनती है, बस यहाँ एडल्ट में। आरबीसी में क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस। किसमें, तो कहोगे मोस्ट ऑफ मैमल। ये जो मोस्ट लिखा है याद रखिएगा काम, अगर इसको आल कर देगा गलत हो जाएगा। मोस्ट ऑफ मैमल में न्यूक्लियस नहीं होता है, आल गलत हो जाएगा। आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव होता है। कैसे होती हैं, रेड कलर्ड होते हैं। क्यों, इसमें आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन नाम क्या है, इसी नाते आरबीसी का कलर रेड और नेम आरबीसी पड़ गया। एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितना हीमोग्लोबिन, 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन एवरी 100 ml में, याद रखिएगा डाटा इंपॉर्टेंट है। और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, चाहे वो O2 हो चाहे वो CO2 हो। आरबीसी की एवरेज लाइफ स्पान कितनी होती है, 120 दिन, और उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है कहाँ, स्प्लीन। इसी नाते स्प्लीन को कहते क्या हो, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अगर हम ल्यूकोसाइट की बात करेंगे, जिनको हम लोग WBC कहते हैं, पहला सवाल है कि ये किस कलर की होती हैं, तो याद रखेंगे ये कलरलेस होती हैं। क्यों, तो ये क्यों लिखा है, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। हाँ, इनकी विशेष बात यह है कि ये न्यूक्लिएटेड होती हैं और इनकी नंबर, इनका जो नंबर है वो क्या है, कम होता है। कितना है, लगभग 6 से 8,000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, तो काफ़ी कम है। कहाँ वहाँ मिलियन में था, कहाँ हजार में संख्या दी है। ल्यूकोसाइट जनरली कैसी होती हैं, तो कहोगे शॉर्ट लिव्ड। दो मेन कैटेगरी हैं, एक का नाम ग्रेन्युलोसाइट और एक का नाम एग्रेन्युलोसाइट। ये टिक कर लीजिए, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल कौन सी हैं, ग्रेन्युलोसाइट हैं। तो बची कौन सी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये क्या हैं, एग्रेन्युलोसाइट। सबके अलग अलग काम दिए हैं। जैसे न्यूट्रोफिल क्या है, मोस्ट एबंडेंट WBC, परसेंटेज याद रखेंगे 60 से 65%। तो सबसे कम कौन है, बेसोफिल, कितनी 0.5 से 1%। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट कितना परसेंट है मोनोसाइट का, 6 to 8%। ये दोनों क्या करती हैं, जरा आराम से बताओ कितनी सेल कितने परसेंट है जो फैगोसाइटिक हैं। तो देखो न्यूट्रोफिल का 60 से 65 और इनका 6 से 8, तो जोड़ दीजिएगा, ये दोनों क्या है, फैगोसाइटिक हैं। तो फैगोसाइटिक का परसेंटेज अगर पूछेगा तो जोड़ के बता दीजिएगा। क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को जो इंटर करता है कहाँ, बॉडी। बेसोफिल सिक्रीट करेंगे 3 चीजें, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपैरिन। और किसमें इन्वॉल्व हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अच्छा, इयोसिनोफिल का परसेंटेज अलग से याद करना, 2 से 3%। पहला काम ये रजिस्ट करेंगे क्या, इन्फेक्शन और एसोसिएट विद एलर्जिक रिएक्शन। देखिए ये भी एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएट हैं। तो होता क्या है कि जो बेसोफिल है वो एलर्जी बढ़ाते हैं, करवाते हैं, जबकि जो इयोसिनोफिल है वो एलर्जी घटाते हैं। तो दोनों लोग एनर्जी में इन्वॉल्व है, एक बढ़ाने में और एक घटाने में। फिर आता है लिम्फोसाइट, कितने परसेंट है, 20 से 25% है। 2 टाइप की होती हैं और दोनों कहाँ इन्वॉल्व हैं, तो कहोगे इम्यून रेस्पॉन्स। कैसे, वो हम लोग इम्यूनिटी में पढ़ेंगे। फिर आएगा प्लेटलेट, क्या कहोगे, थ्राम्बोसाइट, क्या कहोगे, इनको सेल फ्रेगमेंट कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये ब्रेकडाउन से बनते हैं। किसके ब्रेकडाउन से, मेगा कैरियोसाइट। ये एक स्पेशल सेल है जो कहाँ पाई जाती है, आरबीसी। हाँ, ब्लड में नॉर्मली कितनी संख्या होती है, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक एमएम। प्लेटलेट निकालते हैं वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, जिसमें से जो ज़्यादातर इन्वॉल्व कहाँ है, कोआगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर हम घटा दें नंबर किसमें, प्लेटलेट, तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा और जिससे क्या हो जाएगा, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी फ्लूइड। ये आया हुआ सवाल है नीट का, क्लॉटिंग डिसऑर्डर वाला। ब्लड ग्रुप कह रहा है
वैसे तो हम लोगों का सबका ब्लड देखने में एक जैसा होता है, लेकिन ये किसी न किसी मामले में क्या होता है, डिफर होता है। दो टाइप के ग्रुपिंग है, एबीओ ग्रुपिंग और आरएच। पहला एबीओ ग्रुपिंग, बड़ी अच्छी लाइन है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एबीओ ग्रुपिंग किस पर बेस्ड है, तो कहोगे प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन, और प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन, ये ब्रैकेट वाले को छोड़ दीजिएगा। सरफेस एंटीजन प्रेजेंट ऑन कहाँ, आरबीसी। एक का नाम क्या होगा, कैपिटल ए एंटीजन, और एक का नाम क्या होगा, कैपिटल बी। इसका कोई मतलब नहीं है, ये ब्रैकेट में ना लिखा होता तो भी कोई समस्या नहीं होती। फिर से ये बहुत अच्छी लाइन है। ब्लड ग्रुप में एबीओ ग्रुपिंग का आधार क्या है, तो कहोगे प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ दो सरफेस एंटीजन ऑन आरबीसी। कौन सा, कैपिटल ए एंटीजन और कैपिटल बी एंटीजन। इसी तरीके से जो प्लाज्मा होंगी उसमें दो क्या पाई जाएंगी, एंटीबॉडी पाई जाएंगी। ये ब्रैकेट वाला छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन एंटीजन और एंटीबॉडी का कैसा है वो टेबल में दिया, अभी टेबल देख लेंगे, तो चलो टेबल देख लेते हैं। बड़ा आसान है, जो ब्लड ग्रुप का नाम होता है वही ब्लड ग्रुप का एंटीजन होता है। तो ए एंटीजन तो ए ग्रुप, तो बी एंटीजन तो बी ग्रुप, ए एंड बी एंटीजन तो ए बी ग्रुप, और कोई एंटीजन नहीं तो ओ ग्रुप। और एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी, एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी, और अगर दोनों हैं तो अगर ये रखोगे तो इससे रिएक्शन हो जाएगी, ये रखोगे तो इससे रिएक्शन हो जाएगी, तो कोई एंटीबॉडी नहीं रखेंगे। अब यहाँ एंटीजन ही नहीं तो कोई टेंशन नहीं, चाहे आप ये एंटीबॉडी रखो चाहे ये एंटीबॉडी रखो। ये याद रखिएगा, इनका डोनर ग्रुप कौन है। डोनर ग्रुप का मतलब लेने वाला ये है, तो देने वाला कौन होगा। तो अगर ए लेने वाला है तो देने वाले दो लोग होंगे। तो बगल में टेबल बढ़ा दीजिए, नॉट डोनर। कौन डोनर नहीं होगा भाई, कौन डोनर होगा अगर ये पूछ सकता है तो कौन डोनर नहीं होगा ये नहीं पूछ सकता है। तो अगर ए और ओ डोनर है तो बी और ए भी डोनर नहीं हो सकते हैं। इनके लिए कौन डोनर है, बी और ओ, तो कौन डोनर नहीं होंगे। और इनके लिए सब डोनर हैं, तो कोई ऐसा है ही नहीं जो डोनर ना हो। और इनके लिए सिर्फ ओ डोनर है, तो कौन डोनर नहीं है, ये याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है किस ब्लड ग्रुप के लिए कौन डोनर है और कौन डोनर नहीं है। तो बताओ, ए के लिए कौन डोनर नहीं है, बी के लिए कौन नहीं है, ए और ए बी। ए बी के लिए सब हैं और ओ के लिए न ए है न बी है न ए बी है। कह रहा है ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोई भी ब्लड नहीं लिया जाएगा, ब्लड ऑफ डोनर मैच किया जाएगा किससे, ब्लड ऑफ रेसिपिएंट। और मैच पहले करोगे कि बाद में, बिफोर ट्रांसफ्यूजन। और क्यों मैच करोगे, एवॉइड करना है सीरियस प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग या डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। टेबल यहाँ दिखी हुई आपको समझ में आ ही गई है। कह रहा ऊपर की टेबल को अगर नजर करोगे तो देखोगे कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो दिया जा सकता है किसी को भी। इस नाते ओ ब्लड ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। अच्छा, ए बी वाला क्या है, ये एक्सेप्ट कर सकता है किसी का भी, ए बी से तो करेगा ही, बाकी का भी करेगा। इसी नाते ए बी वाले को क्या कहेंगे, तो कहोगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट। बस ये क्वेश्चन आगे पूछा गया है, ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है क्यों, तो इसके आगे बढ़ा दीजिए बिकॉज ए बी ग्रुप not have एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। कौन सी एंटीबॉडी, एंटी ए एंड एंटी बी, दोनों नहीं है। ये आया हुआ सवाल है, नीट ही में आया चुका है कि ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर है क्यों,
तो कहोगे भाई कोई भी एंटीबॉडी यहां नहीं पाई जाती। बढ़े आगे। ऐसे ही RH ग्रुप है, कह रहा है एक और एंटीजन है जिसका नाम RH एंटीजन है। कह रहा है ये बिल्कुल वैसा ही है जो किसमें प्रेजेंट था, रहीसस मंकी में था, इसी नाते इसका नाम क्या रखना पड़ा, RH एंटीजन रखना पड़ा। ये देखने को मिला कहाँ, सरफेस ऑफ RBC, किसके ज़्यादातर मतलब कितने परसेंट, 80% में देखने को मिला। ऐसे इंडिविजुअल को कहते क्या हैं, RH पॉजिटिव। और जिन लोगों में RH एंटीजन नहीं था उनको क्या कहना पड़ा, RH निगेटिव। अगर RH निगेटिव वाला पर्सन, इधर देखो, कोई RH निगेटिव है और इसमें आ जाए क्या, RH पॉजिटिव का ब्लड आ जाए, तो होगा क्या वो देख लो बस। यहां बनेगी एंटीबॉडी, पढ़ो। अगर RH निगेटिव पर्सन एक्सपोज हो जाए किससे, तो ये क्या बना लेगा, एंटीबॉडी बना लेगा, किसके अगेंस्ट। इसका मतलब है कि RH ग्रुप को भी क्या कर लेना चाहिए, मैच कर लेना चाहिए, किसके पहले, बिफोर ट्रांसफ्यूजन। अब इतनी कहानी अलग है, ये इतनी जो कहानी है ये RH ग्रुप की कहानी है। नीचे जो लिखा है वो एक कंडीशन लिखी है, तो कंडीशन अलग देखेंगे। एक स्पेशल केस है किसका, RH इनकम्पैटिबिलिटी या मिसमैचिंग। ये कब देखने को मिलता है, तो जब RH निगेटिव किसका होता है, प्रेग्नेंट मदर का, और RH पॉजिटिव किसका होता है, फीटस का। एक क्वेश्चन, RH एंटीजन किसका, फीटस का, नहीं एक्सपोज होता है किसको, RH निगेटिव ब्लड ऑफ मदर, कब, क्यों नहीं एक्सपोज करता है, तो ये देखो लिखा है दोनों ब्लड क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, किससे, प्लेसेंटा। लेकिन जब क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, तो ये संभावना है कि एक्सपोज हो जाए किसका, मदर का ब्लड, किससे, स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम फीट। मदर में RH पॉजिटिव ब्लड आ जाए, ये संभावना है। इन सच केस मदर क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, किसके अगेंस्ट, RH एंटीजन। इन केस आप सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी, जो दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी होगी, जो RH एंटीबॉडी है कहाँ है, मदर में, और मदर है क्या, RH निगेटिव, ये लीक करेंगी और कहाँ पहुंच जाएंगी, ब्लड ऑफ फीटस। और फीटस क्या है, तो डिस्ट्रॉय कर देंगे क्या, फीटस की RBC। अब सवाल है कि इसको कैसे क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, तो देखो हो सकता है कि फीटस की जान ही चली जाए, फैटल टू फीटस एक ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है अगर जिंदा बच जाएगा तो एनीमिया हो जाएगा और जॉन्डिस दूसरा। इस कंडीशन को कहते क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। ये बड़ी अच्छी लाइन है। इसको कैसे रोका जा सकता है, तो रोकने का केवल एक तरीका है, एडमिनिस्ट्रेट कर दो क्या, anti-RH एंटीबॉडी, और किसको दे दो, मदर को दे दो। कब दे दो, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ क्या, तो आंसर देंगे फर्स्ट चाइल्ड। फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के बाद मदर को क्या दोगे, anti-RH एंटीबॉडी। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, कह रहा अगर उंगली कट जाए तो लगातार खून नहीं बहता है, क्यों, तो क्यों क्या क्या है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। यहां से पढ़ेंगे, ब्लड एग्जिबिट कोआगुलेशन या क्लॉटिंग, किसके रेस्पॉन्स में, इंजरी या ट्रामा। ऐसी कोई भी मैकेनिज्म जो प्रिवेंट करती हो एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड को, ठीक है, उसी मैकेनिज्म का नाम क्या है, ब्लड कोआगुलेशन। कर आपने देखा होगा कि जहां कट लग जाता है वहां बन जाता है रेडिश ब्राउन स्कम। ये कह रहा कुछ और नहीं है, ये क्या है, ये ब्लड क्लॉट है या क्या है, कोआगुलम। यहां से रटना शुरू करना है। कोआगुलम किसका बना होता है, नेटवर्क किसका, तो कहोगे थ्रेड, और थ्रेड किसके हैं, फिब्रिन। इसमें क्या फंसा है, डेड एंड डैमेज क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट। फिब्रिन कहां से आया,
तो कहोगे कन्वर्जन हुआ है इनएक्टिव फिब्रिनोजेन को, और इसको कौन किया है? एंजाइम थ्रोम्बिन। तो फिब्रिनोजेन से फिब्रिन कौन कन्वर्ट किया? तो कहोगे थ्रोम्बिन। अच्छा, थ्रोम्बिन कहाँ से बना है? तो कहोगे एक और इनएक्टिव सब्सटेंस है जिसका नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। इसके लिए एंजाइम क्या चाहिए? थ्रोम्बोकाइनेज। अच्छा, अब सवाल है कि ये एंजाइम कैसे बनेगा? थ्रोम्बोकाइनेज कॉम्प्लेक्स बनेगा कैसे? तो कहोगे लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन, या ये टिक कर लो, ये काम का है क्या? कास्केड रिएक्शन, जिसमें नंबर ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व होंगे। जैसे ही चोट लगती है वैसे ही प्लेटलेट रिलीज कर देती है क्या? तो कहोगे फैक्टर, अंडरलाइन करो, एक्टिवेट हो जाएगी मैकेनिज्म। क्वेश्चन जानते हो कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा विच वन एक्टिवेट मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन। तो आंसर क्या देंगे? तो आंसर देंगे इंजरी या ट्रामा के बाद प्लेटलेट क्या रिलीज करते हैं? फैक्टर। फिर दूसरा है कुछ फैक्टर रिलीज होते हैं टिश्यू से, कहाँ? एट द साइट ऑफ इंजरी, ये भी इनिशिएट कर देंगे क्या? कोआगुलेशन। तो कोआगुलेशन स्टिमुलेट या इनिशिएट दो तरीके से होता है। पहला, या तो प्लेटलेट से कोई फैक्टर निकला है, और दूसरा है कि टिश्यू से कुछ फैक्टर निकला है। आखिरी कौन सा आयन है जिसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है? आंसर क्या देंगे? क्लॉटिंग में कौन सा? कैल्शियम। लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड, जब ब्लड पास करता है किसके थ्रू? कैपिलरी के थ्रू। कहां से? टिश्यू से। तो कुछ वाटर और साथ में वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस मूव आउट कर जाते हैं किस जगह? स्पेस बिटवीन सेल। और लेकिन क्या रह जाता है वहां? तो ज्यादातर बड़ी बड़ी प्रोटीन रह जाती हैं, और कौन रह जाता है? फॉर्म्ड एलिमेंट रह जाता है। वो फ्लूइड, इधर देखो, ये है ब्लड वेसल, ये है टिश्यू की सेल। कह रहा जब इधर से ब्लड आएगा इधर ब्लड जाएगा तो कुछ वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लीक कर जाएगा, और टिश्यू की सेल के बीच बीच में यहां फिल हो गया है। उस फ्लूइड का नाम इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या इसको कहते क्या है? टिश्यू फ्लूइड। ये याद रखिएगा। टिश्यू फ्लूइड का सेम क्या है? मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा? जैसा प्लाज्मा। एक बड़ा अच्छा है। अगर यहां से कुछ भी चीज सेल में जाना चाहती है तो पहले आएगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और फिर जाएगी कहां? सेल के अंदर। टिक करो। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट या गैसेज बिटवीन ब्लड एंड सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। ये दिस फ्लूइड कौन है? ये यही है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। एक इलाबोरेटेड नेटवर्क ऑफ वेसल है, नाम क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम, जो कलेक्ट करेगा दिस फ्लूइड। इधर देखो, यहां से ये लिम्फेटिक सिस्टम चला है और जा करके ये किसी मेजर वेन में ओपन हो जाएगा। फिर से पढ़ लेते हैं। इलाबोरेटेड नेटवर्क ऑफ वेसल, नाम क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम, जो कलेक्ट करेगा दिस फ्लूइड। ये दिस कौन है? टिश्यू फ्लूइड है, और ड्रेन करेगा वापस किसमें? वेन में। वह फ्लूइड जो प्रेजेंट होगा लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब यहां जो प्रेजेंट होगा फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम, उसको कहते क्या है? लिम्फ। लिम्फ क्या है? कलरलेस फ्लूइड है, कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट रिस्पांसिबल फॉर इम्यून रिस्पांस। लिम्फ इंपॉर्टेंट कैरियर है किसका? न्यूट्रिएंट का, और किसका? हार्मोन का। फैट एब्जॉर्ब होती है किसमें? लिम्फ में, जो कहां प्रेजेंट होती है? लैक्टियल। और लैक्टियल कहां प्रेजेंट होते हैं? इंटेस्टाइनल विलाई। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। सर्कुलेटरी पाथवे, दो टाइप के सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, ओपन और क्लोज। अगर हम ओपन की बात करें तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। खास बात क्या है? हार्ट के द्वारा जो ब्लड पंप किया जाएगा वो कहां जाएगा?
लार्ज वेसल, और वहां से कहाँ चला जाएगा, ओपन स्पेस, और ओपन स्पेस को कहते क्या है, साइन। लेकिन अगर हार्ट के द्वारा पंप किया गया ब्लड हमेशा सर्कुलेट करता रहे किसमें, नेटवर्क ऑफ वेसल, तो उसको कहते क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। किसमें मिलेगा, एनिलिडा और कार्डेटा। मोर एडवांटेज किसका है, तो आंसर देंगे कौन सा, क्लोज सर्कुलेटरी, क्योंकि यहां हम सर्कुलेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। सभी वर्टिब्रेट में मस्कुलर चैम्बर हार्ट है, पहला क्वेश्चन। फिश में कितने चैम्बर, 2 चैम्बर, एक का नाम एट्रियम और वेंट्रिकल। एम्फीबिया में और रेप्टाइल में किसको छोड़ के कितने चैम्बर, 3, तो 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। जबकि क्रोकोडाइल में, बर्ड में और मैमल में कितने चैम्बर, 4, तो 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। यहां तक तो बात अलग हो गई चैम्बर की। तो इधर देखो, जैसे ये फिश का हार्ट है, ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है। इधर देखो, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम में आएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल से चला जाएगा गिल को। अच्छा, गिल से क्या होगा, गिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधे किसको सप्लाई हो जाएगा, बॉडी को। इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। देखते क्या लिखा है, फिश में हार्ट पंप करेगा कैसा, बॉडी से जो आएगा वो तो डीऑक्सीजनेटेड होगा, पंप करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि ऑक्सीजनेट होगा कहाँ, गिल पर, और सीधे सप्लाई हो जाएगा। और वहां से क्या चलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और किसको चलाएगा, हार्ट। कौन सा सर्कुलेशन, सिंगल। अब आता है एम्फीबिया में। एम्फीबिया और रेप्टाइल की अगर हम बात करें, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। इधर देखो, ये है बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया। और ये है लंग्स या स्किन, और यहां से क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां कैसा था बेटा, और यहां कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। ये कहाँ आ गया, ये भी वेंट्रिकल, और दोनों मिक्स हो गए। तो याद रखना है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया मिक्स, किसमें, वेंट्रिकल में, और फिर वहीं से मिक्स ब्लड की सप्लाई दोनों लोगों को हो गई। किसको, ये मिक्स ब्लड है। तो जब वेंट्रिकल या हार्ट कैसा ब्लड पंप करे, मिक्स ब्लड पंप करे, तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। देखो, एम्फीबिया और रेप्टाइल में लेफ्ट एट्रियम ये है, कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड, कहां से, गिल लंग। और राइट एट्रियम ये है, कैसा आएगा, डीऑक्सीजनेटेड। फिर दोनों क्या कर जाएंगे, मिक्स, कहां, वेंट्रिकल, और पंप करेंगे कैसा ब्लड, इसी नाते इसका नाम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब मैमल और बर्ड का देख लो, बड़ा स्पष्ट है। ये है हार्ट, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, स्पष्ट तरीके से चलता है। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड कहाँ आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और से चला गया लंग्स, और लंग्स से कौन आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया, बॉडी। देखिए 2 पाथवे दिख रहे हैं, एक पाथवे ये दिख रहा है और एक पाथवे ये दिख रहा है, स्पष्ट 2 पाथवे दिख रहे हैं। नाम क्या पड़ गया, डबल सर्कुलेशन। पढ़ते हैं, बर्ड और मैमल में ऑक्सी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट और राइट एट्रिया में आया, बिल्कुल स्पष्ट आया, और ये पास कर गया किसमें, वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड। वेंट्रिकल ने पंप कर दिया दोनों को बिना मिक्सअप, किसमें, 2 सेपरेट पाथवे, इसी नाते इनका नाम क्या रखना पड़ा, डबल सर्कुलेशन। चलो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम।
अभी तक जितना पढ़े हो उससे एक सवाल आएगा, और अब जितना पढ़ोगे उससे एक सवाल आएगा। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। इसमें एक तो मस्कुलर चैम्बर हार्ट मिलेगा, इसमें नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, ब्लड। तो ब्लड तो पढ़ ही चुके, तो दो चीजें बची, ब्लड वेसल और हार्ट बचा। हार्ट पहले पढ़ना है, ये रट लीजिएगा बेटा। हार्ट की ओरिजिन कैसी है, तो कहोगे मीजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन है। कहाँ लोकेटेड है, थोरेक्स में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है, दो लंग्स के बीच में लोकेटेड है, ये अंडरलाइन करो। जरा सा झुका हुआ है किधर की तरफ, बाईं तरफ। इसका जो साइज है वो लगभग बंद मुट्ठी के बराबर है, बंद मुट्ठी जितनी बड़ी होती है, ठीक है। और ये प्रोटेक्टेड है डबल मेम्ब्रेन बैग, और नाम क्या है, पेरिकार्डियम। और उसके अंदर क्या भरा है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये तो जनरल बात हो गई, खत्म, यहां से नई चीज शुरू हो गई। हम लोगों के हार्ट में कितने चैम्बर, 4। 2 चैम्बर ऊपर के जो होते हैं वो छोटे होते हैं, नाम, और 2 चैम्बर नीचे के जो होते हैं वो बड़े होते हैं, नाम, वेंट्रिकल। थिन मस्कुलर वाल, अंडरलाइन करिएगा, थिन मस्कुलर वाल, नाम क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम। कैसा है, थिन मस्कुलर वाल है, किसके बीच है, राइट और लेफ्ट। जबकि थिक वाल लिखा है, तो थिन वाल और थिक वाल का अंतर है। थिन वाल है तो इंटर एट्रियल है, और थिक वाल है तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। हाँ, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच भी क्या पाया जाएगा, थिक फाइब्रस टिश्यू। तो 3 क्वेश्चन मिल गए, एक मिल गया थिन मस्कुलर वाल, एक मिल गया थिक मस्कुलर वाल, एक मिल गया थिक फाइब्रस टिश्यू। तो थिन मस्कुलर कौन सा है, इंटर एट्रियल। थिक कौन सा है, इंटर वेंट्रिकुलर। और थिक फाइब्रस कौन सा है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। खत्म। फिर लिखा है यहां पर ओपनिंग भी है जो दोनों चैम्बर को आपस में जोड़ेगी, मतलब राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से, लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से। ओपनिंग बिटवीन किसके बीच, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को कौन गार्ड करेगा, वाल्व। बने होंगे किससे, 3 मस्कुलर फ्लैप तो या कस्प, तो नाम क्या रखना पड़ेगा, ट्राइकस्पिड रखना पड़ेगा। जबकि बाइकस्पिड या मिटल की बात करेंगे तो ये बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू किसमें, राइट वेंट्रिकल किसमें खुलता है, पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल किसमें खुलता है, एओर्टा। रेगुलेटेड बाई किसके द्वारा, आंसर देंगे सेमी ल्यूनर वाल्व। ये लाइन टिक कर लो। वाल्व जो हार्ट में पाए जाते हैं वो फ्लो ऑफ ब्लड करते हैं केवल एक दिशा में, और दिशा कहां से कहां, आर्टरिया से वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या क्या, एओर्टा। वाल्व की मुख्य जिम्मेदारी है प्रिवेंट करो क्या, प्रिवेंट करो क्या, बैकवर्ड फ्लो। ये एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ दिया बड़ा काम का है। हेडिंग होनी चाहिए, वास्तव में हेडिंग होना चाहिए कंडक्टिंग सिस्टम, एसए नोड, एवी नोड। हेडिंग नहीं पड़ी, लेकिन पैराग्राफ बहुत ही काम का है, कुछ ना कुछ एग्जाम में आ जाएगा। पहली ही लाइन, इंटायर हार्ट, पूरा का पूरा हार्ट किसका बना है, एक बात। दूसरी बात, वाल ऑफ वेंट्रिकल थोड़ा मोटी होंगी किसकी तुलना में, आर्टरिया। ठीक, कोई खास बात नहीं, ये टिक करो। स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर, नाम क्या है, नोडल टिश्यू। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ है, हार्ट में। ऐसे ही एक कार्डियक मस्कुलेचर का पैच कहाँ प्रेजेंट है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। नाम क्या रखना पड़ा, इसे नोड या साइनो एट्रियल नोड। कहाँ है बेटा, जरा राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। एक और पैच है, वो कहाँ है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ
मतलब दोनों राइट एट्रियम में है। एक कहाँ है? एक अपर राइट पे है, एक लोअर लेफ्ट पर है। इसका नाम एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, सॉरी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये बताओ, एवी नोड हो चाहे एसए नोड हो, दोनों कहाँ है? दोनों राइट एट्रियम में है, बस है कहाँ? एक अपर राइट साइड में, एक लोअर लेफ्ट साइड में है। एक बंडल ऑफ नोडल फाइबर जिसका नाम एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या शॉर्ट फॉर्म में एवी बंडल है, ये कहाँ से निकलेगा? एवी नोड। किसको पास करेगा? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। कहाँ निकलेगा? टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और डिवाइड कर जाएगा किसमें? राइट और लेफ्ट बंडल। ये ब्रांचेज जो होंगी वो देंगी माइन्यूट फाइबर, जो कहाँ स्प्रेड कर जाएगा? वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, और इनको कहोगे क्या? परकिंजे फाइबर। यहां तक जितना लिखा है, यहां तक ये स्ट्रक्चर लिखा है। अब आता है फंक्शन। बड़ी बढ़िया लाइन लिखी है, लिखा है नोडल मस्कुलेचर के पास योग्यता है, एबिलिटी है, काहे की कि ये जनरेट कर सकता है एक्शन पोटेंशियल। कैसे? विदाउट किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इस नाते नोडल टिश्यू का नेचर कैसा हो गया? ये हो सकता है एग्जाम में एसर्शन रीजन आ जाए। नोडल टिश्यू ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, ये एसर्शन है। तो रीजन ये लिखा है, जनरेट पोटेंशियल विदाउट स्टिमुलाई। लेकिन कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किए जाएंगे, उनके नंबर क्या करेंगे? इन ए मिनट क्या करेंगे? वेरी करेंगे इन डिफरेंट पार्ट ऑफ। तो क्या सभी नोडल टिश्यू के द्वारा सेम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट? नहीं, डिफरेंट नंबर। ऐसे नोड जनरेट कर सकता है मैक्सिमम नंबर, कितना? 70 से 75 पर मिनट। और इसी की इंपल्स जिम्मेदार है किसके लिए? इनिशिएट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, क्या? रिदमिक कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। देयरफॉर इसको कहते क्या हैं? पेस मेकर। आवर हार्ट नॉर्मली बीट कितना? 70 से 75 टाइम इन ए मिनट। औसत कितना? 72 पर मिनट। कार्डियक साइकिल कह रहा कैसे हार्ट फंक्शन करता है, लाओ इसको थोड़ा समझने की प्रयास करते हैं। कह रहा टू बिगिन विद, कह रहा वैसे तो कहीं से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन यहां से शुरू किया है। टू बिगिन विद, कह रहा मान लेते हैं कि ऑल 4 चैम्बर हार्ट इन रिलैक्स स्टेट। इसको कहते क्या हो? इसको कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। अब ये हुआ क्या है? तो जैसे ही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुले थे, इधर देखो जरा डायग्राम देख लो बेटा, ये समझने वाला थोड़ा सा है तो इसको समझ ही लेते हैं। इधर देखिए, जैसे ये है ट्राइकस्पिड वाल्व, यहां होगा और यहां क्या होगा? बाइकस्पिड वाल्व। कह रहा जैसे ही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुलेंगे वैसे ही देखो क्या होगा, राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। इस दौरान देखो और क्या होगा, बाहर का ब्लड यहां भी तो आ जाएगा। अब देखिएगा, वेना केवा का ब्लड राइट एट्रियम में आ जाए और पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ जाए। एट्रियम में आना, एट्रिया का डायस्टोल हुआ, और यहां का ब्लड यहां आ रहा है, इसका मतलब वेंट्रिकल का डायस्टोल। एट्रियम में आ रहा है तो एट्रिया का डायस्टोल, वेंट्रिकल में आ रहा है तो वेंट्रिकल का डायस्टोल, मतलब सबका डायस्टोल। और अगर सबका डायस्टोल है तो क्या कहोगे? ज्वाइंट डायस्टोल। एक और क्वेश्चन है, इस दौरान एट्रिया में ब्लड आ रहा है, इस दौरान वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, तो इस दौरान कौन से वाल्व खुले हैं? ट्राइकस्पिड खुले हैं और बाई, तो कौन से बंद होंगे? सेमी ल्यूनर बंद होंगे। अब पढ़ोगे समझ में आएगा। जैसे ही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड खुलेंगे, ब्लड जो पल्मोनरी वेन का है या जो वेना केवा का है
वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। किसके थ्रू? लेफ्ट और राइट। भाई यहाँ का ब्लड यहाँ ही तो सीधे पहुंच रहा है और यहाँ का ब्लड यहाँ सीधे पहुंच रहा है। इस दौरान सेमी ल्यूनर वाल्व क्या होंगे? क्लोज। फिर क्या होगा? ऐसे नोड जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, जिससे दोनों एट्रिया एक साथ क्या कर जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट। अब सोचो, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहोगे? एट्रियल सिस्टोल। इसको कहोगे एट्रियल सिस्टोल, और जिससे ब्लड का फ्लो वेंट्रिकल में क्या कर जाएगा? भाई सीधी सी बात है, बढ़ जाएगा कितने परसेंट? 30%। फिर एक्शन पोटेंशियल कहाँ पहुंच गया? वेंट्रिकल। फिर एवी नोड ने इंपल्स जनरेट किया, बंडल ऑफिस से होते हुए वेंट्रिकल के मस्कुलेचर तक पहुंचा, और वेंट्रिकल क्या कर गई? कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट। इसको कहोगे क्या? इस दौरान एट्रिया किसमें था? रिलैक्सेशन। मतलब क्या था? तो जब वेंट्रिकल का सिस्टोल चल रहा था तो एट्रिया में ब्लड आ रहा था, मतलब एट्रिया का डायस्टोल। फिर से सुनते हैं, वेंट्रिकल का सिस्टोल कोइंसिडेंस कर रहा है किसके साथ? एट्रिया। तो लिखा है एट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन, मतलब डायस्टोल कोइंसिडेंस कर रहा है किसके साथ? एट्रिया का डायस्टोल किसके साथ हो रहा है? वेंट्रिकल के सिस्टोल। जैसे जैसे वेंट्रिकुलर का सिस्टोल बढ़ता जाएगा, वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्या बंद हो जाएंगे? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे? अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया। वेंट्रिकुलर प्रेशर और बढ़ेगा। सेमी ल्यूनर वाल्व जो गाइड करते हैं किसको? पल्मोनरी आर्टरी, और किसको? ये जबरदस्ती क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे, और ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल से कहाँ? इन्हीं वेसल में। एक बार वेंट्रिकल फिर से रिलैक्स होगा तो वेंट्रिकल का क्या चलेगा? डायस्टोल। तो तुरंत वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होगा? गिरेगा, जिससे सबसे पहले क्लोजिंग होगी। सेमी ल्यूनर वाल्व जो प्रिवेंट करेगा किसको? बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर और ज्यादा गिरेगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों खुल जाएंगे, क्योंकि ब्लड कहाँ भरा होगा? एट्रिया में। और जो धीरे धीरे फिर से खाली होने लगे, जो कहाँ से आया था? वेन से। इधर देखो, फिर से बनाए दे रहे, डायग्राम बना लिया, फिर वही कहानी है। कह रहा है कि जैसे जैसे वेंट्रिकल का प्रेशर कम होता जाएगा, वैसे वैसे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड खुल जाएंगे, और जैसे खुलेंगे जो ब्लड यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, और जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा। वेंट्रिकल एंड एट्रिया फिर से किसमें चले गए? रिलैक्स। और क्या शुरू हो गया? कह रहा साइकिल फिर से क्या होती रहेगी? रिपीट होती रहेगी। सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट, जो कि साइक्लिकली रिपीट होता है, उसको कहते क्या है? कार्डियक साइकिल। इसमें दो घटनाएं हैं, सिस्टोल भी है और डायस्टोल। सामान्यतया हार्ट बीट करता कितनी बार? 72। करा ढेर सारी कार्डियक साइकिल परफॉर्म करेंगी 1 मिनट में, तो एक कार्डियक साइकिल का टाइम 0.8 सेकेंड। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल वेंट्रिकल पंप आउट लगभग कितना? 70 ml ऑफ ब्लड। और इसको कहते क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम को गुणा कर दो किसके साथ? हार्ट रेट, तो मिल जाएगा क्या? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट को डिफाइंड एज क्या? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाई क्या? ईच वेंट्रिकल पर मिनट। और एवरेज में लगभग कितना आएगा? 5000 ml या 5 लीटर। बॉडी के पास ये योग्यता है कि ये अल्टर कर सकता है क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम को भी, और किसको? हार्ट के रेट को भी। इसका मतलब क्या चेंज हो जाएगा? कार्डियक आउटपुट। जैसे कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट काफी ज्यादा होगा किसकी तुलना में? ऑर्डिनरी मैन। ये पैराग्राफ छोटा सा है लेकिन काम का है। किसी भी कार्डियक साइकिल में कितने? 2 प्रोमिनेंट साउंड होते क्या हैं?
साउंड तो और भी प्रोड्यूस होते हैं, दो मेन साउंड हैं जिनको हम आसानी से सुन सकते हैं। किसके द्वारा? पहले साउंड का नाम लब होता है, जो कि एसोसिएट है क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड क्या, बाइकस्पिड वाल्व। जबकि सेकेंड हार्ट साउंड डब है, जो एसोसिएट है क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व, और इनका क्या है, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। अगर एग्जामिनर से कहा जाए कि इस चैप्टर से एक सवाल पूछिए, तो वो यहीं से पूछेगा, ईसीजी से। ऐसा कोई पेपर अभी तक बना नहीं है जिसमें ईसीजी का सवाल ना आए। एक सवाल चैप्टर से आएगा तो ईसीजी से आएगा, मतलब पहला यहीं से आना है, दूसरा चाहे जहां से पूछ लें। ठीक। कह रहा हॉस्पिटल में आपने पी वाली मशीन सुनी देखी होगी, इसमें एक बार लंबा पी हो जाता है और पेशेंट मर जाता है। ठीक है। कह रहा ये क्या है, तो देखो मशीन का नाम क्या है, और जो रिकॉर्डिंग मिलती है उसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी है क्या, तो अंडरलाइन करो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किसकी, हार्ट ड्यूरिंग ए। और अगर हमको स्टैंडर्ड ईसीजी लेना है तो क्या करना पड़ेगा, मरीज को ऐसे मारना पड़ेगा पीपी करके, ऐसा तो है नहीं। क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा मशीन से। कितनी लीड, 3 लीड। एक कहां जोड़ोगे, दोनों कलाई पर, एक कहां जोड़ोगे, एंकल, जो मॉनिटर करेंगे। अगर हम डिटेल इवैल्यूएशन चाहते हैं तो हमको ढेर सारी और लीड लगवानी पड़ेंगी। कहां, चेस्ट। कह रहा हम लोग स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। ये जो डायग्राम बना है, तो ये हो गई P, ये Q, ये R, ये S, ये T। कह रहा जो पीक है ईसीजी में, उसको कैपिटल P से कैपिटल T तक बताते हैं। जैसे P वेव रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, जिसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। Q वायरस क्या बताता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, जो इनिशिएट होगा किसके साथ, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन किसके साथ, Q के साथ। Q के साथ ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर द Q। याद रखिएगा ये है बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात हो रही है। और टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल। और कहते क्या है, और यही इंड है क्या, इंड ऑफ टी वेव, ये इंड ऑफ सिस्टोल है। कह रहा काउंट कर लो नंबर ऑफ क्यूआरएस, नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स काउंट कर लो किसी एक निश्चित समय में। ये डिटरमाइन करेंगे क्या, हार्ट बीट के रेट को। ईसीजी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल लगने में क्या है, हम तुम देखेंगे तो एक जैसा होगा, लेकिन वास्तव में एक जैसी होती नहीं है। अगर इसमें जरा सा भी चेंज हो जाता है तो हमको पता चलता है कि कोई ना कोई क्या हो गई है, हार्ट की डिजीज हो गई है। इस नाते इसका बड़ा महत्व है किसमें, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। डबल सर्कुलेशन, जरा इधर देख लो पहले तो आसान रहेगा। ये हम लोगों का हार्ट है, और देखो आपको पहले से ही पता है कि राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो कहां जाता है, वो लंग्स जाता है, और लंग्स का ब्लड कहां आता है, लेफ्ट एट्रियम। बस खत्म। दूसरा देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड कहां जाता है, बॉडी, और कहां आता है, बस देख लो, आराम से देखिएगा। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम, एक तो ये दिख रहा है, दूसरा देखो ये क्या है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से
लेफ्ट एट्रियम, बस यही दो हैं। हम लोगों के हार्ट का ब्लड जो पंप किया जाता है उससे दो पाथवे बनते हैं। एक पाथवे शुरू होता है राइट वेंट्रिकल से, एक पाथवे शुरू होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। देखो कहां से, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये लंग्स है, ये पल्मोनरी वेन है, ये लेफ्ट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब देखो ये राइट वेंट्रिकल है, ये एओर्टा है, फिर आर्टरी होगा, फिर आर्टीरियोल होगा, फिर कैपिलरी होगा, फिर वेन्यूल होगा, वेन होगा और वेना केवा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां तक, राइट एट्रियम तक। ये क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। बस इतनी सी बात है, देख लेते हैं। ब्लड फ्लो करता है फिक्स रूट में, कहते क्या है, ब्लड वेसल, जैसे कि आर्टरी है और वेन। बेसिकली किसी भी आर्टरी और वेन की बात करें तो कितनी लेयर हैं, 3 लेयर हैं। तो 3 लेयर में याद रखिएगा, अंदर की लाइनिंग का नाम स्क्वामस एपिथेलियम, जैसे ट्यूनिका इंटीमा। बीच की लाइनिंग किसकी है, स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर, नाम क्या है, ट्यूनिका मीडिया। और बाहर की लेयर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है, कोलेजन फाइबर है, नाम क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये रट लीजिएगा। ट्यूनिका मीडिया बहुत पतली होती है, किसमें, वेन में, किसकी तुलना में, आर्टरी। एज मेंशन अर्लियर, ब्लड पंप बाय राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल है, एंटर इनटू पल्मोनरी आर्टरी, जबकि ब्लड पंप बाय लेफ्ट वेंट्रिकल कहां जाएगा, एओर्टा में। ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां से डीऑक्सीजनेटेड चला, फिर बताओ कहां गया, पास कहां हुआ, लंग्स, वहां से क्या आया, ऑक्सीजनेटेड, और कहां आया, पल्मोनरी वेन, और कहां पहुंचा, इस पाथवे का नाम क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। आराम से बताएं, इधर कैसा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड, और इधर से कैसा आया, आराम से, राइट वेंट्रिकल से निकला क्या, पल्मोनरी आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड की डी, लंग्स को गया, वहां से क्या चला, ऑक्सीजनेटेड, किसमें, पल्मोनरी वेन, कहां खुल गया, लेफ्ट एट्रियम। बस बात खत्म। अब दूसरा देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या चलेगा और ये घूम फिर करके क्या आ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर इनटू एओर्टा, कैरीड बाय नेटवर्क ऑफ आर्टरी, आर्टीरियोल, कैपिलरी टू कहां, टिश्यू, और वहां से कलेक्ट होगा कैसा, किसके द्वारा, वेन्यूल, और उसके बाद वेन, और उसके बाद वेना केवा, और वो कहां खाली होगा, इस पूरे सर्कुलेशन का नाम सिस्टमिक सर्कुलेशन। प्रोवाइड क्या, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन या एसेंशियल सब्सटेंस, किसको देगा, टिश्यू, और वहां से क्या ले लेगा, CO2 और हार्मफुल सब्सटेंस, और एलिमिनेट हो जाएगा। एक यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन पाया जाएगा, किसके बीच, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर। नाम न भूलिएगा, क्या नाम है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और हिपैटिक पोर्टल वेन कैरी करेगी ब्लड कहां से, इंटेस्टाइन से कहां तक, लिवर, बिफोर डिलीवर इनटू सिस्टमिक। ये अलग से है। एक और स्पेशल सर्कुलेशन है, नाम कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल, हमारी बॉडी में पाया जाता है, किसके लिए है, ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। ये डायग्राम सामने बना, बड़ा आसान है। राइट वेंट्रिकल से शुरू किए और लेफ्ट एट्रियम तक आए पल्मोनरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू किए और राइट एट्रियम तक आए सिस्टमिक। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, बहुत बढ़िया लाइन पहली ही है। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट रेगुलेटेड, इसका मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिकली का मतलब अंदर से, स्वयं से हार्ट अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को स्वयं ही रेगुलेट करेगा, किसी से पूछने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या है, ऑटो रेगुलेटेड। और क्यों ऑटो रेगुलेटेड है, क्योंकि स्पेशल मसल पाई जाएंगी जिनका नाम
और इसी नाते हमारा हार्ट कैसा है। तो बड़ी अच्छी लाइन है, ये एसर्शन रीजन में भी आ सकती है। हाँ, फिर भी न्यूरल सेंटर पाए जाएंगे कहाँ, मेडुला ऑब्लांगाटा, और ये चेंज करेंगे किसको, कार्डियक फंक्शन को, किसके थ्रू, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। न्यूरल सिग्नल अगर सिंपैथेटिक नर्व का आया तो ये बढ़ा देगा, क्या, सब कुछ बढ़ाएगा, हार्ट बीट का रेट बढ़ा देगा और स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा, और तो एसएनएस सब कुछ बढ़ाएगा। और अगर पीएसएनएस का आया तो सब कुछ घटाएगा, जैसे रेट घटा देगा, स्पीड घटा देगा और कार्डियक आउटपुट घटा देगा। अच्छा, एड्रिनल मेडुला क्या करेगा, उसका हार्मोन बढ़ा देगा, क्या, कार्डियक आउटपुट। तो ये पैराग्राफ जरूर छोटा है लेकिन है बड़ा काम का। इस साल भी एक क्वेश्चन आया है, इसी साल पेपर देखिएगा। डिसऑर्डर, बीमारियां। पहली बीमारी हाई ब्लड प्रेशर, जिसको बोलचाल की भाषा में हाइपरटेंशन कहते हैं। ये क्या है कि जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाए 120/80 से ज़्यादा, कितना हाई हो जाए, तो 120 क्या है, कहोगे सिस्टोलिक या पंपिंग है, और 80 क्या है, डायस्टोलिक है या रेस्टिंग। यार अगर बार बार ब्लड प्रेशर चेक करो और आपका बीपी कितना मिले, 140/90 से ज्यादा या उससे और ज्यादा मिले, तभी हम क्या कहेंगे, तभी हम हाई बीपी कहेंगे। और हाई बीपी से क्या हो जाएगा, हार्ट की डिजीज हो जाएगी, जो इफेक्ट करेंगे किसको, वाइटल ऑर्गन, जैसे ब्रेन को। और ये जान लीजिए, यहां जितनी लाइनें लिखी हैं ये सब इंपॉर्टेंट हैं, सब सवाल ही सवाल हैं, कुछ भी यहां से एग्जामिनर लाइन उठा लेगा। ठीक है, देखो पहला सवाल है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज किसको रिफर करती हैं, तो कहोगे एथेरोस्क्लेरोसिस। किस ब्लड वेसल में, उस ब्लड वेसल में जो सप्लाई करती हो ब्लड को, किसको, हार्ट को। अब ये कैसे हो जाएगी, तो डिपोजिशन होगा, किसका, कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का और फाइब्रस टिश्यू का, जो ल्यूमेन को क्या कर देंगे, नैरो कर देंगे। एंजाइना की बात करें, इसका नाम एंजाइना पेक्टोरिस है। सिम्पटम ऑफ क्या, एक्यूट चेस्ट पेन दिखाई पड़ेगा जब क्या ना मिले, इनफ ऑक्सीजन, कहाँ, हार्ट की मसल को। एंजाइना हो सकता है मेन एंड वोमेन को किसी भी एज में, लेकिन कॉमन किसमें, मिडिल एज या ओल्ड एज में। किस कंडीशन से हुआ है, तो कह रहा ऐसी कोई भी कंडीशन जो रिड्यूस कर रही हो या इफेक्ट कर रही हो किसको, ब्लड फ्लो, आगे बढ़ा दीजिए, ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल। ऐसी कोई भी कंडीशन जो हार्ट मसल की ब्लड फ्लो को प्रभावित करेगी, उससे क्या हो जाएगा, एंजाइना हो जाएगा। ये पढ़ने से पहले ये लाइन पढ़ो जरा यहां से, हार्ट अटैक व्हेन हार्ट मसल इज सडनली ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। रुक जाओ जरा बेटा, एंजाइना में भी इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होती है और हार्ट अटैक में भी होती है, बस फर्क यह है कि यहां डैमेज हो गई हैं और यहां डैमेज नहीं हुई है। तो अगर हार्ट की मसल में डैमेज लिखा मिल जाए तो क्या समझ लेना, हार्ट अटैक, और अगर डैमेज ना लिखा हो तो एंजाइना समझिएगा। और हार्ट फेल तो अलग ही है बिल्कुल। हार्ट फेल का मतलब है ऐसी स्टेट ऑफ हार्ट जब हार्ट क्या न कर रहा हो, पंप न कर पा रहा हो ब्लड टू मीट द नीड ऑफ बॉडी। समटाइम इसको कहते क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, क्योंकि होता क्या है, कंजेशन ऑफ लंग्स। ये मेन सिम्टम है इस बीमारी का, कंजेशन ऑफ लंग्स। हार्ट फेल्योर नॉट सेम एज कार्डियक अरेस्ट। अब कार्डियक अरेस्ट क्या है, तो कह रहा है जब हार्ट स्टॉप बीटिंग, हिंदी में सुनेंगे,
अगर अचानक धड़कन बंद हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट, हार्ट की मसल डैमेज हो जाए, हार्ट अटैक और इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई से चेस्ट पेन होने लगे तो एंजाइना, और नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल हो जाए तो एथेरोस्क्लेरोसिस। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, स्किट्री प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। इसी चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी इसी हफ्ते कंप्लीट हो जाएगी।